सबसे सेफ शहर है। यहाँ पे मुझे मालूम है, मेरी बेटी को मैंने यहाँ पे पाला है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेफ्टी किस तरह से आ, कितना बरकरार है। तो सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, एक तो हमें बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैंपसेस पे जो सेफ्टी है आजकल भी यूके यूनिवर्सिटीज में पूरी तरह का एकेडमिक फ्रीडम है। पहली बार 30 साल में मुझे लगा कि शायद मुझे आज सेंट्रल लंदन में नहीं जाना चाहिए। आज तक मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ, उससे पहले या उसके बाद। तो वो नर्वसनेस जो कभी नहीं थी इस देश में, वो तो थोड़ा सा आ गया है। कि जो रैली हुई और उसका जो टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स हुआ, उस चीज को देखते डायस्पोरा में काफी लोग, ये भी हमने काफी बारीकी से देखा है हमारे कम्युनिटीज में जो है, कि बहुत हमारे इंडियन हिंदू कम्युनिटी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। तो इनका जो आक्रोश है वो मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ ज्यादा है। वेलकम टू सिनिंग पॉडकास्ट लंदन वार्ता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरा नाम परवेज़ आलम है, मैं यहाँ लंदन में हूँ। आदाब, नमस्कार और वेलकम। हेलो। मेरे साथ में आज मेरी मेहमान हैं प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं, एक लंबे अरसे से हैं। इससे पहले जो साउथ एशिया से रिलेटेड एक वहाँ पे विंग होता था, एक डिपार्टमेंट होता था, उसकी डायरेक्टर भी रही हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बातें करने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूके की पॉलिटिक्स के बारे में, ख़ास तौर पर जो राइट, फार राइट और जो लेफ़्ट यानी कि दाएं बाजू दक्षिणपंथी और बाएं बाजू, इसकी जो राजनीति है, सियासत है, उस पर मैं प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी से समझना चाहता हूं कि यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ी तादाद साउथ एशियंस की रहती है, जिनमें कि हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, आसपास के जो हमारे साउथ एशिया के देश हैं उनकी खासी एक तादाद है। तकरीबन कह सकते हैं कि 5 मिलियन के आसपास साउथ एशियंस का डायस्पोरा है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उनको पिछले कुछ दिनों में ख़तरा महसूस हो रहा है, और वो ख़तरा है यहाँ पर जो फार राइट सियासत है उसका ऊपर जाना। दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं, और ख़ास तौर पे एक दो पार्टियां हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सरगर्म हुई हैं यूनाइटेड किंगडम की सियासत में। प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी, इस बात को आप कितनी गंभीरता से लेती हैं? बात तो काफी गंभीर है। अभी मई के महीने में एक बहुत बड़ा जलसा निकला सेंट्रल लंदन में। उन्होंने ट्रफालगर स्क्वायर में बहुत बड़ी मीटिंग की, और उनका कहना ये था, उनका मकसद यही था इस रैली का, कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो लोग रहें, वो जो असली सिटीजन हैं वो वाइट इंग्लिश सिटीजन हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो कैरिबियन से आए हैं, ब्लैक्स हैं, साउथ एशिया से जो जितने भी कम्युनिटीज हैं, वो बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के लोग नहीं हैं। उनका एक और जो इम्प्लिसिट एजेंडा था, जो काफी साफ तरह से उनके स्टेज पे जो प्रोग्राम हुआ, उनके पोस्टर्स पे जो लिखा था, वो एक आउट एंड आउट, जिसको आप इस्लामोफोबिया कहेंगे या तो फिर इस्लामिक रेसिज्म टुवर्ड्स मुस्लिम्स कहेंगे। मैसेजिंग उनका काफी साफ था। अब इस तरह की रैली सेंट्रल लंदन में हो रहा है, पुलिस ने काफी निगरानी की, उन्होंने उनको कंटेन किया, लेकिन इस तरह की रैली निकल भी सकती है, इतना प्रोमिनेंस उसको मिलेगा मीडिया में, ये सोचना 5-6 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ मुकुलिका बनर्जी कि जैसे आपने खुद कहा कि बहुत गंभीर बात है ये। आप एक लंबे अरसे से इस मुल्क में रहती हैं, इंग्लैंड में, बरतानिया में, लंदन में, एलएसई में आप प्रोफेसर हैं। उससे पहले आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। साउथ एशिया से जो लोग आते हैं उनके साथ में भी मैंने बहुत बार देखा कि एलएसई में आप 1-to-1 बेसिस पे उनकी इंटरव्यूज़ करती हैं इनवाइटेड ऑडियंस के सामने। तो साउथ एशिया की जो राजनीति है और इस मुल्क की जो सियासत है, उस पर आपकी गहरी नज़र है। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि रेसिज्म तो हमने बहुत पहले भी देखा,
लेकिन ये जो रेसिज्म हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर पिछले 2-3 साल के अंदर ब्रिटेन में, वो किस लेवल पे है? क्या कह सकते हैं कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है? उससे पहले ऐसा रेसिज्म, यानी कि ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ रेसिज्म होता है, वो पहले कभी देखने में नहीं आया है, क्या ये कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। 50s, 60s, 70s में जो लोग बुजुर्ग लोग, उनको याद होगा कि इस देश में बहुत ज़्यादा रेसिज्म हुआ करता था। ब्रिटिश नेशनल पार्टी थी, स्किन हेड्स जिनको कहा जाता था, रेस राइट्स हुए ईस्ट लंदन में, मिडलैंड्स में। रेसिज्म तो था, लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक़्त भी इनको फ्रिंज एलिमेंट्स माना जाता था। हर कोई इसको कंडेम करता था कि ऐसे एक्टर्स थे, लेकिन उनको कंडेम करना चाहिए। उनकी निंदा होती थी। अब जो है, वही रेसिज्म मेन स्ट्रीम में आ गई है, उनकी पार्टी बन गई। एक बहुत कैरिज्मेटिक कह लीजिए आप, नाइजल फराज उनके लीडर हैं। अब पता ये चल रहा है, और ये बहुत गहराई से हमको समझनी चाहिए कि नाइजल फराज के पीछे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल डोनेशन है। उनका अभी उभर के आया है ये बात, अब उनकी जांच भी हो रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स कमेटी देख रही है कि बहुत ही कुछ ही महीनों पहले उनको 5 मिलियन का गिफ्ट मिला था। अब उसकी बात हम बात कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन समझना ये है कि इस रेसिज्म को मेन स्ट्रीम करने में बाहर बहुत बड़े एक्टर्स का हाथ है। उनके पास पैसा है, इलेक्शन लड़ने की क्षमता है, इसलिए वो उसको मेन स्ट्रीम कर पाए हैं। नाइजल फराज पहले सियासत करते थे इस बात की कि ब्रिटेन को ईयू से निकाला जाए, यूरोप से निकाला जाए, तो ब्रेक्सिट पार्टी बनी। उसके बाद में फिर उन्होंने ये अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम है रिफॉर्म पार्टी, और उससे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक मंच मकबूलियत हासिल की, लोकप्रियता हासिल की। और आज लोग ये भी कहते हैं कि अगर इसी तरह का ट्रेंड ये रहा, यानी कि जो सर्वेज बताते हैं, सर्वेक्षण बताते हैं, तो नाइजल फराज यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ये बड़ा रियलिस्टिक सा मामला नज़र आता है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जिनकी तरफ आपने इशारा किया, टॉमी रॉबिन्सन, उनका असली नाम कुछ और है, बहरहाल इस नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनकी इंग्लिश डिफेंस लीग है। उससे पहले इस मुल्क में सियासत इस तरह से होती थी कि ब्रिटिश नेशनल पार्टी थी, जैसे आपने कहा बीएनपी कहते थे, और उससे पहले नेशनल फ्रंट होता था। तो ये सब बहुत फार राइट किस्म के मूवमेंट से, लेकिन ये कि होता ये है कि वो फार राइट मूवमेंट किसी न किसी तरह से जो राइट विंग पार्टियां होती थी, वो उन्होंने उनको जज्ब कर लिया अपने आप में, और फिर वो जो फार राइट मूवमेंट थे वो भी किसी तरह से तेतर बेतर हो गए। मैं यहाँ पे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को यहाँ एक राइट विंग पार्टी की शक्ल में देखा जाता है, सेंटर से राइट की तरफ, और ख़ासा राइट की तरफ। तो क्या उसका कमज़ोर होना इस बात की अलामत है, इस बात का सिंबल है कि ये जो फार राइट मूवमेंट उभर कर आ रहे हैं, या जो लेबर पार्टी है उसका मजबूत होना, जो कि थोड़ा सा सेंटर में मानी जाती है? हालांकि बहुत से लोग, हम जैसे लोग, तो ये भी कहते हैं कि काफ़ी हद तक राइट की तरफ झुकती है, लेकिन बहरहाल जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी है उसमें लेबर मानते हैं। ये उसकी पॉपुलैरिटी है या उसका एक बड़ा असर है कि उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि राइट विंग या फार राइट जो मूवमेंट्स हैं वो पनप रहे हैं? ये क्या हो रहा है? दो चीजें हैं। एक तो है कि बहुत सालों से ब्रिटेन में दो बड़े पार्टीज थे, जैसे आपने कहा, कंजर्वेटिव और लेबर, और लिबरल डेमोक्रेट्स भी थे। कोalition गवर्नमेंट, वो सियासत में भी, वो गवर्नमेंट में भी आए। लेकिन ज्यादा तौर से लोग या तो लेबर पार्टी को वोट देते थे या कंजर्वेटिव पार्टी को। अब कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 2024 की जो इलेक्शन हुई, उन्होंने बहुत ही ज्यादा, उनको गहरा लॉस हुआ पूरे देश में। इतना ज्यादा, इतने कम सीट्स उसको कभी नहीं आए पहले। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का एक बहुत ज्यादा बड़ा झटका था, और उस झटके से ये हुआ कि राइट और लेफ्ट दोनों जगह, जो एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट कह लीजिए, वो पार्टीज भी अब उभर के आई हैं। तो एक्सट्रीम राइट में, जैसे हमने कहा, रिफॉर्म पार्टी है, नाइजल फराज की पार्टी है, जिसमें टॉमी रॉबिन्सन जैसे एलिमेंट्स जुड़ गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि लेबर पार्टी को जिस तरह के लेफ्ट पॉलिटिक्स
अपनाना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो ग्रीन पार्टी है वो अब सामने आई है, जैक पोलांस्की उसकी जो लीडर है, वो बहुत ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट पे हैं, आइडियोलॉजिकली लेफ्ट पे हैं। वो समझते हैं कि जैक पोलांस्की जिस तरह के बातें करते हैं वेल्थ टैक्स का, एनवायरनमेंट पे, जिस तरह से प्रोग्रेसिव आइडियाज होने चाहिए किसी भी लेफ्ट पार्टी का, वो जो ऑफिशियल लेबर पार्टी है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही है, वो ग्रीन पार्टी कर रही है। तो पूरे जो स्पेक्ट्रम में जो लेफ्ट और राइट का जो एक विभाजन था, वो एक्सट्रीम दो साइड के दो छोटे छोटे पार्टीज भी आए हैं। और इस लोकल इलेक्शंस पे इस महीने ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने में हमें पहली बार इसका एक इलेक्टोरल नतीजा मिला है कि ये बात है, लोग दे रहे हैं वोट, ग्रीन कार्ड पार्टी को भी दे रहे हैं और रिफॉर्म पार्टी को भी दे रहे हैं, और कंजर्वेटिव और लेबर का जो वोट शेयर है, सीट शेयर है, वो कम हो गया है। तो मुझे यहाँ ये बता दीजिए कि जो राइट विंग या फार राइट उसका जो राइज है यूनाइटेड किंगडम में, यानी जिस तरह से ये अति दक्षिण पंथी पार्टियां हैं वो एकदम से ऊपर आई हैं, जिसमें कि नाइजल फराज की पार्टी है, जिसमें कि इंग्लिश डिफेंस लीग है जिसके लीडर टॉमी रॉबिन्सन हैं। हालांकि वो इलेक्शन की पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सड़कों पे जल से जुलूस और ब्रिटेन के झंडे फहराने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और ख़ास तौर पर जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ उनके सख्त बयानात आते हैं, और इस्लाम के बहुत ज़्यादा सख्त मुखालिफ भी हैं। ये बातें तो निकल कर आती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये यूनाइटेड किंगडम में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इनका इतना राइज हुआ, उसकी वजह क्या है? इसमें भी दो बातें हैं। एक तो है कि डोमेस्टिकली यहाँ पे यूके के अंदर क्या हो रहा है और यूके के बाहर क्या हो रहा है। अब अंदर जो हो रहा है, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, एनएचएस जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसको फंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर कोई जो भी नागरिक हो उसको किसी न किसी दिन कभी ना कभी तो एनएचएस की ज़रूरत होती है। तो नेशनल हेल्थ सर्विस और इमिग्रेशन, ये तीन डोमेस्टिक मुद्दे हैं जो हर पार्टी को एड्रेस करना पड़ता है। इमिग्रेशन के नंबर्स क्या हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस का स्टेटस क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये डोमेस्टिक एजेंडा है। अब इसको हर पार्टी का अलग अलग ओपिनियन पोजीशन है। अब आप देखिए तो लेबर पार्टी जो कर रही है, जिस तरह से एनएचएस के वेटिंग लिस्ट कम हुए हैं, इमिग्रेशन के नंबर्स, आज ही रिपोर्ट आया है कि 2021 से लेकर अगर आज तक देखें, आज का जो नेट इमिग्रेशन फिगर है वो आधा हो गया है। तो इससे कम नेट इमिग्रेशन था ही नहीं ब्रिटेन में। तो इस लेबर गवर्नमेंट के अंडर ही कर पाए हैं वो लोग, और उसके पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से कर रहा है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है, उसका भी अलग अलग नतीजे निकल रहे हैं। लेकिन ये तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है इस देश में। एंट्री लेवल जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो यंग लोग हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं यूके में। अब इस सब की वजह तो आपको कहीं पे ठहराना पड़ेगा। डोमेस्टिकली क्या किया जाता है कि देखिए आज के तारीख में परवेज भाई, कि किसी भी नेशनल गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। आजकल का जो कैपिटलिज्म है वो इंटरनेशनल फाइनेंस से चलता है। आप एक उदाहरण देखिए हीथ्रो का। अब हम सोचते हैं हीथ्रो बहुत लोग जानते हैं, लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इतने सारे प्लेन्स आते जाते रहते हैं, ये एक मेजर इंटरनेशनल हब है। लेकिन हीथ्रो का जो रेपुटेशन है वो लोग उसको यूके का रेपुटेशन मानते हैं। लेकिन हीथ्रो का जो ओनरशिप अगर आप देखें तो इसमें 7-8 जो ओनर्स है, एक भी ब्रिटिश नहीं है। वो गल्फ से है, ईस्ट से है, चाइना से है, कई कई मुल्कों से है इनका ओनरशिप। तो इस तरह से जो इकोनॉमी का ओनरशिप है किसी भी देश में, वो गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। तो चांसलर जितना भी कर ले, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो ये उनको तो एक झेलना पड़ता है, एक डोमेस्टिक इश्यूज है।
इंटरनेशनली अब ये तो मानना पड़ेगा कि पिछले 3 साल करीब गाजा और इसराइल में जो हो रहा है इसका बहुत ज़्यादा असर इस देश में पड़ा है, क्योंकि हर एक देश, यूरोप में कई देशों ने ओपनली साफ कंडेम किया है इसराइल के एक्शंस को। ये जेनोसाइड कहा है उन्होंने। उन्होंने अपना डिस्टेंस रखा उनके साथ, इसराइल के साथ। कनाडा से लेके इटली, स्पेन, कई मुल्क हैं, लेकिन यूके ने नहीं किया है। अब कियर स्टामर का पोजीशन हमेशा एम्बिगुअस रहा है। उन्होंने कभी ओपनली इसको कंडेम नहीं किया है। इसराइल को अभी भी काफ़ी मिलिट्री सहायता मिलती है यूके गवर्नमेंट से। तो इस वजह से जो जितने भी बहुत से जो लेबर सपोर्टर्स हैं, मैं खुद जानती हूँ क्योंकि पिछले इलेक्शंस में मैंने काफ़ी कैनवसिंग की है, बहुत लोगों के घर पे लीफलेट बांटा, बहुत लोगों से बातचीत की, और जो ट्रेडिशनल लेबर सपोर्टर्स है वो बहुत ही खफा, बहुत ही नाराज है गवर्नमेंट से कि आप हमारे आ, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आप इसराइल को किस तरह से हेल्प कर रहे हैं जहाँ पे वो इतना कंप्लिसिट है एक जेनोसाइड में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन इस तरह से होता है कि अगर आप इसराइल की कोई भी क्रिटिसिज्म करे उसको एंटी सेमिटिज्म बताया जाता है। अब ये एक मॉडल बन गया है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत जूइश लीडर्स कह रहे हैं कि इसराइल के एक्शंस को हम अगर जेनोसाइड कहें, उसको आप एंटी सेमिटिक कैसे कह सकते हैं? ये जुडाइज्म के अगेंस्ट तो नहीं है, ये इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ये जो एक मुद्दा है ये इतना बड़ा हो गया है इस देश में, तो लेफ्ट का जो स्प्लिंटरिंग है वो तो इस वजह से है। राइट का स्प्लिंटरिंग जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज के वजह से है कि अगर आपको नौकरियां नहीं मिल रही है, अगर चीज़ों की दाम बढ़ रही हैं, तो किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा। तो उसका पूरा जो दोष है इमिग्रेंट्स पे ठहराया जाता है। तो इसलिए इमिग्रेशन बन जाता है उसका मुद्दा कि बाहर के लोगों को आप वापस बाहर करिए, तो फिर हमारे जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, नौकरियां हैं, हमको वापस मिलेंगी। बाहर के लोगों को बाहर होना चाहिए। यहाँ पे बस मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ कि वो लोग जो ब्रिटेन की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि यहाँ पढ़ने आएंगे, एलएसी में आपके यहाँ पढ़ने आएंगे, कुछ कोर्स करेंगे, उसके बाद में यहाँ नौकरी करेंगे और मुमकिन हुआ तो 5 साल के बाद में ठहर भी जाएंगे। लेकिन खैर अब तो उस मामले में भी कानून को सख्त किया जा रहा है कि 5 से हो सकता है वो 10 साल लग जाएं। जो ये लेबर की सरकार में ही ऐसा हो रहा है। इसके अलावा नौकरियां वगैरह तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, हम और आप जानते हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ से एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात एक सिक्योरिटी भी है कि बहुत बार आप अपने मुल्कों से निकलते हैं एक अच्छे माहौल के लिए जहाँ बच्चे आसानी से सिक्योर माहौल में लिख पढ़ सकें, किसी लायक बन सकें। क्या यूनाइटेड किंगडम इस लायक रहा है कि उन लोगों को एक जवाब दिया जा सके कि यहाँ वो कितने सिक्योर होंगे, या यहाँ जो साउथ एशिया डायस्पोरा है वो कितना सिक्योर है? दो अलग अलग चीजें हैं। साउथ एशिया डायस्पोरा की सिक्योरिटी एक जगह, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने। अब स्टूडेंट्स के बारे में तो मुझे कहना ही चाहिए, एलएसी में पढ़ाती हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल साफ तरीके से समझ लेना चाहिए कि एक राइट विंग कैंपेन चला हुआ है सोशल मीडिया पे। मुझे कई फोन आते हैं इंडिया से, अरे तुम ठीक हो, तुम लंदन में हो, हमने सुना है कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, विमेन सेफ्टी बहुत खराब हो गई है। अब ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं लंदन के बारे में, ये तो हमको, परवेज भाई आप और मैं दोनों यहाँ रहते हैं, हमको कहना चाहिए कि बिल्कुल अफवाहें हैं, इसमें कोई मायने नहीं है। लंदन सबसे सेफ शहर है। यहाँ पे मुझे मालूम है, मेरी बेटी को मैंने यहाँ पे पाला है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे सेफ्टी किस तरह से कितना बरकरार है। तो सेफ्टी, स्टूडेंट्स की सेफ्टी, एक तो हमें बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैंपसेस पे जो सेफ्टी है, आजकल भी यूके यूनिवर्सिटीज में पूरी तरह का एकेडमिक फ्रीडम है। बच्चे आते हैं पढ़ने,
बाकी अब एलएसई जैसा एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया में सबसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एलएसई है। वहाँ पे 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल हैं। तो आप इंडिया से बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि आप बाकी मुल्कों के लोगों से मिलना जुलना, उनके बारे में समझना, उन आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप आते हैं, है ना? तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, उसका कंटेंट, उसका डिलीवरी, इसमें कोई किसी तरह का रोक नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, एकेडमिक फ्रीडम पूरी तरह से है। ये चीज़ आप अमेरिका के बारे में सैडली आज आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूके में अभी भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए बेशक। आपको जैसे बताया जाता है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का जो बंदोबस्त है वही है, लेकिन ये भी है कि बहुत एजेंट्स आ गए हैं इस मार्केट में। वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप आ जाओ, फीस दे दो, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरियां यहाँ पे है नहीं, बच्चे आते हैं पढ़ने, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, खाना खाने के पैसे नहीं होते, वो उबर ड्राइवर बन जाते हैं या डिलीवरी के ड्राइवर्स बन जाते हैं, काम बिल्कुल नहीं है। तो ये मत समझना चाहिए, ये सब बच्चों के लिए है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यूके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी नौकरियां नहीं है। बाहर से आ रहे हैं तो उनको भी वीज़ा है 18 महीने का, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, लेकिन अगर काम ही अगर आपको नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? तो ये सोच के वीज़ा के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। आपने कहा 18 महीने का वीज़ा है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे या कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं? नहीं, अगर आपने यूके में कोई भी डिग्री की, उसके बाद आप पहले 2 साल था, अब उसको 18 महीने कर दिया गया है कि आपको बिना झिझक इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा। इसको कहते ही हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, कि आप आए हैं यहाँ से, डिग्री हासिल की आपने, आपको यहाँ पे अनुमति है 1.5 साल तक काम करने का, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आमदनी होगी, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर इस बीच में आपको नौकरी मिल गई परमानेंट, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो मिनिमम सैलरी लेवल था पहले जो था, उसको बढ़ाया गया है। अब जिस तरह से उन्होंने सैलरी लेवल बढ़ा दी, बहुत कम ऐसे नौकरियां हैं जहाँ पे लोगों को इतनी सैलरी मिलती होगी। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इसी वजह से ये एक रीज़न है जिसके वजह से इमिग्रेशन नंबर्स इतने कम हुए हैं, क्योंकि लोगों को जो केयर वीज़ा था या डिपेंडेंट वीज़ा था स्टूडेंट्स का, वो सब हटा दिया गया है। जो एनएचएस के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको भरने पड़ते थे, वीज़ा के फीस, इन सबको बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे मुकुलिका, आपने कहा था दो बातें हैं। एक तो स्टूडेंट्स की बात अलग है, उनकी सिक्योरिटी, और दूसरी तरफ जो साउथ एशियन ओरिजिन के लोग इस मुल्क में रहते हैं, तकरीबन 5 मिलियन के आसपास वो लोग रहते हैं, तकरीबन 2 मिलियन के आसपास इनमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और इस तरह से मामला चलता है। तकरीबन 1.7 मिलियन के आसपास पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं। तो ये खासी तादाद है यहाँ पे, और बहुत सारी पॉकेट्स तो ऐसी हैं लंदन में जहाँ जो मेजॉरिटी है वो साउथ एशियंस की हो जाती है न किसी लेवल पे। जैसे कि हैरो एक काउंसिल है, वो लार्जेस्ट पॉकेट है जहाँ पे कि हिंदू पॉपुलेशन पूरे लंदन में सबसे ज़्यादा इधर हैरो की तरफ है, जहाँ हम और आप बहुत नज़दीक रहते हैं। तो खैर, इस तरह की भी पॉकेट्स हैं। तो बात यहाँ समझने की ये है कि जो लोग बाहर बैठे हैं उनको थोड़ा सा इसका सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दीजिए कि जब इतना फार राइट मूवमेंट चल रहा है और जिसमें इतनी ज़बरदस्त रैलीज भी हुई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड थी। आपने तो नहीं कहा कि अनप्रेसिडेंटेड नहीं थी, लेकिन मैं रिस्क लेके कह रहा हूँ इसलिए कि शायद मैं 2-4 साल आपसे पहले से हूँ यहाँ पे, मैंने कभी इतनी बड़ी रैली आज तक फार राइट की इस मुल्क में ना देखी ना सुनी, जैसे कि टॉमी रॉबिन्सन ने पिछले साल की थी, यानी 2025 में ट्रफलगर स्क्वायर और आसपास पूरा वो जो पार्लियामेंट के आसपास था। और उसमें लोग एकदम से डर गए थे, सहम गए थे, क्योंकि फार राइट इस कदर सड़कों पे आ जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो साउथ एशियन ओरिजिन के लोग बाग हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो किस हद तक सिक्योर फील करते हैं जब आप उनसे बात करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनकी सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, या सिर्फ ये हवा में नारेबाजी है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी एमपी को, जैसे आपने हैरो की जिक्र की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपके साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं,
आपको इंटरेस्ट रहेगा कि उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना। अब डेमोक्रेसी की यही एक खासियत है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की खासकर। तो आज तक मुझे तो नहीं लगा कि ये एक आम डर सा फैल गया है डायस्पोरिक पॉपुलेशन में। सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप जो 2025 की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि पहली बार 30 साल में मुझे लगा कि शायद मुझे आज सेंट्रल लंदन में नहीं जाना चाहिए। आज तक मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ, उससे पहले या उसके बाद। तो वो नर्वसनेस जो कभी नहीं थी इस देश में, वो तो थोड़ा सा आ गया है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इस महीने की जो रैली हुई और उसका जो टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स हुआ, उस चीज को देखते डायस्पोरा में काफी लोग, ये भी हमने काफी बारीकी से देखा है हमारे कम्युनिटीज में जो है, कि बहुत हमारे इंडियन हिंदू कम्युनिटी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। तो इनका जो आक्रोश है वो मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ ज़्यादा है। इसलिए अगर आप हिंदू हैं, इंडियन हैं, तो आप बच जाएंगे। अब ये मुझे इतना, मैं तो इससे इतना कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि जो रेसिज्म है वो रेसिज्म है। अगर आप ब्राउन या ब्लैक स्किन के होंगे तो वो अब देखने नहीं आएंगे कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। आपको याद होगा 9/11 के बाद जब अमेरिका में सिखों पे अटैक हुआ, ये सोचते हुए कि ये मुसलमान हैं, ये भी होता है। तो ये एक वजह है जो पूरे डायस्पोरा को साथ मिलके लड़ना चाहिए। अब ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि एक तो एक हिस्टोरिकल डिवीजन था कि हिंदुस्तान के काफ़ी लोग जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन डायस्पोरा के थे, वो लेबर पार्टी को मानते थे, वर्किंग क्लास थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, हीथ्रो एयरपोर्ट साफ करते थे, इस तरह के लोग थे। वो लेबर पार्टी को अपना पार्टी मानते थे, लेबरिंग क्लासिक वर्किंग क्लास की पार्टी। जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, प्रोफेशनल क्लासेस आने लगे, धीरे धीरे जिनकी जो आर्थिक व्यवस्था उनकी बढ़ गई, वो कंजर्वेटिव पार्टी में जुड़ने लगे। अब आज के तारीख में कंजर्वेटिव पार्टी में ज़्यादातर, अगर यहाँ पे इंडिया के कुछ हिंदू, सब नहीं, गुजरात के जितने भी हिंदू हों या ईस्ट अफ्रीका के जितने हिंदू हैं, वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सब कंजर्वेटिव पार्टी को ही समर्थन करते हैं। तो कंजर्वेटिव और लेबर के बीच में डायस्पोरा ऐसा नहीं है कि एक तरह का पॉलिटिक्स, सब एक किस्म के पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स थी, लेकिन अब ये जो रेसिज्म की पॉलिटिक्स है, ये कितना कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी साउथ एशियन डायस्पोरा को प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये मुझे पता नहीं। लेकिन इतना साफ है कि डायस्पोरा खुद अगर मिलके इसको ना लड़े तो इसमें कोई उनका रास्ता नहीं निकलेगा।